चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनमें से 40% अकेले भारत में होते हैं। जरा सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और यहीं से उस क्रांति की शुरुआत होती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी की कहानी को समझने के लिए ना पहले उस प्रॉब्लम को समझना पड़ता है जिसे वो सॉल्व करती है। और ये कहानी है घर पैसा भेजने की ऊंची कीमत की, खासकर उन लाखों भारतीयों के लिए जो विदेशों में काम करते हैं। इन आंकड़ों को देखिए जरा। खाड़ी देशों में 1,34,00,000 भारतीय रहते हैं। मतलब उस रीजन में हर 4 लोगों में से लगभग एक इंसान भारतीय है। और भारत में बाहर से जो भी पैसा आता है ना, उसका 65% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमिक लाइफलाइन है। पर इस लाइफलाइन की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। आप सोचकर देखिए कि साल भर की खून पसीने की कमाई में से लगभग 1 महीने की पूरी सैलरी सिर्फ पैसा घर भेजने के चार्ज में ही चली जाए। ये कई लोगों के लिए एक कड़वी हकीकत थी। तो फिर इस बड़ी और महंगी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? खैर, जवाब आया यूपीआई के रूप में, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यही है असली गेम चेंजर। और बदलाव कितना बड़ा था वो देखिए। पहले जहां पैसा भेजने पर 6 से 10% तक का मोटा चार्ज कर जाता था, वहीं यूपीआई ने इसे घटाकर सिर्फ 2% के आसपास और एक छोटी सी फीस पर ला दिया। और टाइम, अरे जो काम पहले कई दिन ले लेता था, वो अब बस कुछ ही घंटों में हो जाता है। और ये पूरी प्रोसेस इतनी सिंपल है कि हैरानी होती है। भेजने वाला बस अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करता है, पर्दे के पीछे उनका ऐप और बैंक फटाफट बात करते हैं, सब कुछ वेरीफाई करते हैं और तुरंत पैसा कट जाता है। ये कंफर्मेशन पाने वाले के बैंक तक पहुंचता है और पैसा क्रेडिट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, दोनों को सेकंडों में कंफर्मेशन मिल जाता है कि ट्रांजैक्शन हो गया। और देखिए, यूपीआई की ये जो काबिलियत है ना, ये सिर्फ कोई दावा नहीं है। फिडेलिटी नेशनल, जो कि एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है, उसने यूपीआई को हर बड़े पैमाने पर, जैसे कि अवेलेबिलिटी, स्पीड और रेगुलेटर सपोर्ट पर 5 में से 5 यानी परफेक्ट स्कोर दिया है। इसकी तुलना में चीन के सिस्टम को इन्हीं पैमानों पर सिर्फ 2 का स्कोर मिला। हालांकि यहाँ एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। सोर्सेज ये बताते हैं कि चीन ने अपने मार्केट में वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों को ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसे में एक अमेरिकन एजेंसी का उनके सिस्टम को कम नंबर देना थोड़ा शक तो पैदा करता है। लेकिन यूपीआई की कहानी सिर्फ लोगों को आसानी से पैसे भेजने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, असल में ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट जायंट्स वीज़ा और मास्टरकार्ड को सीधी चुनौती देने की। देखिए, इसे समझने के लिए वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां हमेशा से फाइनेंशियल मिडिलमैन यानी बिचौलिए का काम करती आई हैं। उनका मेन काम था अलग अलग बैंकों के बीच ट्रस्ट इशू को सॉल्व करना, ताकि ट्रांजैक्शन सेफ तरीके से हो सके। लेकिन भारत में यूपीआई ने इस पूरे मॉडल को ही हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक वक्त था जब वीज़ा और मास्टरकार्ड मिलकर भारत के पेमेंट मार्केट पर लगभग 90% तक कब्जा किए हुए थे। और 2019 तक आते आते भारत के अपने रुपे और यूपीआई सिस्टम ने 58% मार्केट पर कब्जा कर लिया। ये किसी भूकंप से कम नहीं था। लेकिन ये सब सिर्फ लागत कम करने या कंपटीशन के बारे में नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरी, एक स्ट्रेटेजिक वजह थी, और वो थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना। तो सवाल ये है कि आखिर अपना सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी एक वजह तो थी सिक्योरिटी, जैसे 2012 का वो बड़ा डेटा लीक। लेकिन असली वेकअप कॉल तब आया जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस में वीज़ा और मास्टरकार्ड की सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। उस एक पल ने ये साफ कर दिया कि विदेशी कंपनियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। इस आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम था 2014 में रुपे कार्ड का लॉन्च। ये वीज़ा और मास्टरकार्ड का एक सस्ता भारतीय विकल्प था। रुपे ने देश के हर कोने में लोगों को वो कार्ड दिया जिससे वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें। और इसी मजबूत नींव पर आगे चलकर यूपीआई की क्रांति खड़ी हुई, क्योंकि अब करोड़ों लोगों के पास वो कार्ड था जिससे वो यूपीआई से लिंक कर सकते थे। और जाहिर सी बात है, इन ग्लोबल कंपनियों ने इसका जवाब भी दिया। वीज़ा ने तो अमेरिकी सरकार से ऑफिशियल शिकायत तक कर दी, ये कहते हुए कि भारत सरकार अपने घरेलू सिस्टम्स को गलत तरीके से प्रमोट कर रही है। ये दिखाता है कि यूपीआई से उन्हें कितना बड़ा खतरा महसूस हो रहा है।
और ये सब हमें इस कहानी के सबसे आखिर में और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जो शायद ग्लोबल पेमेंट्स के फ्यूचर को तय करेगा। सवाल